हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की विज्ञान की जो वर्कशीट है उसका पूरा हल देखेंगे। तो आइए हमारे साथ इस पेपर को सॉल्व कीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब फ्री एम पी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें दिया है खंड आ है। तो यहाँ पर क्या है, एक चित्र दिया गया है जिसमें आप मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे दांत होते हैं उनके लिए देखेंगे और उनके नामांकन को भी देखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो आगे के हमारे 4 दांत हैं उन्हें कृतंक कहते हैं। इसके बाद में जो हमारी 2 बाजू वाले हैं और इसके भी 2 बाजू वाले हैं उन्हें रदनक कहते हैं। और उसके भी अग्र वाले हैं उन्हें अग्र चवर्णक और फिर चवर्णक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि उपरोक्त चित्र में मानव दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत उनके नाम सहित दिए गए हैं। इन दांतों को उनकी कार्यों के आधार पर पृथक कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इनको किस प्रकार से पृथक किया गया है। तो अब आगे दिया गया है दांतों की कार्य और उनके नाम। तो यहाँ पर क्या है, कर्तन एवं दर्शन करने वाले दांत, मतलब कि जो काटने वाले होते हैं और दिखने वाले दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका नाम लिखना है, वो होते हैं कृतंक। फिर उसके बाद में चबाने एवं पीसने वाले दांत, तो वो होते हैं चवर्णक, जैसे कि हमारे लिए चित्र में दर्शाया गया था। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। फिर आगे जो है वो है चीरने व फाड़ने वाले दांत, इसमें आती हैं रदनक। फिर जो अगले हैं वो है पीसने वाले दांत, जो केवल वयस्कों में पाए जाती हैं, मतलब कि जो सबसे लास्ट में आते हैं वो है अग्र चवर्णक। तो इस प्रकार से हमारे दांतों का यहाँ पर क्या था, कार्य थे और उनके नाम थे। अब क्या है, खंडवा में दिया है कि दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए एवं अपने दांतों की संख्या लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुल दांतों की संख्या जो है वो 28 है, मतलब कि अपने हिसाब से लिख सकते हैं आपके जितने भी दांत हैं दर्पण में देखते हुए। फिर इसके बाद में प्रश्न दूसरा दिया है, पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह दौड़ में प्रथम आई। जब वह घर पहुंची तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर मालिश करने से उसे दर्द में आराम मिला। तो बताइए कि पहेली के पैर की मांसपेशियों में, मतलब पेशियों में ऐंठन आ जाने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इसी वजह से उसकी मांसपेशियों में ऐंठन आ गई थी। तो यहाँ पर उत्तर होगा पहेली की पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने का कारण यह था कि पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है, ऐंठन होने पर मालिश करने से पेशियों में आराम क्यों मिलता है। तो इसका उत्तर होगा, मांसपेशियों की ऐंठन के कारण रक्त प्रवाह कम होने पर मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और पेशियों या पैरों को दबाने या मालिश करने से आराम मिलता है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा अगला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि अपने घर पर एक दिन का समय ज्ञात करने के लिए धूप घड़ी का निर्माण कीजिए एवं इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो धूप घड़ी है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो आप यहाँ पर उसका चित्र बनाएंगे, इसके बाद में बता देंगे कि यह किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो धूप घड़ी है वो क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिससे दिन में समय की गणना की जाती है और इसे नोमोन कहा जाता है। सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया रहता है। इस प्रकार से क्या है, इसकी फंक्शनलिटी है, मतलब कि कार्य प्रणाली है। तो उसके लिए आप कैसे करते हैं वो चित्र में दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं। ठीक है, और गैस निकलती है। बनने वाली गैस का नाम लिखिए तथा यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। तो हम इसका उत्तर किस प्रकार से करेंगे कि जब नींबू के रस मतलब तरु अम्ल में खाने का सोडा मतलब क्षारक मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गैस का नाम बता दिया और यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया गया है प्रश्न 5 में, वो है समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो जो पहला प्रश्न है उसी का 5 का पहला है। तो उसमें दिया, चींटी के काटने से उसके डंक द्वारा त्वचा में जलन होने का कारण क्या है और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप निम्न में से किस किस रसायन का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे, कारण समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे आप, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए, मतलब कि जलन होने का कारण क्या हो गया हमारा, कि जब चींटी काटती है तो वह हमारी त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है जिसकी वजह से जलन होती है। और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, ये अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर
कैलियम आयन का विलयन डालती हैं। और कैलियम आयन का विलयन का प्रभाव क्या होता है, मतलब कि स्वभाव क्षारीय होता है। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर पानी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अम्लीय द्रव हमारी त्वचा में चींटी द्वारा डाला जाता है, तो वो कैलियम आयन का विलयन डालकर मतलब कि उसे क्षार मिला देती है अम्ल में, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा मतलब कि न्यूट्रल हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, मतलब कि पानी लवण बन जाती है, जिससे कि वह न्यूट्रल हो जाता है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, वो है उसी का 12 नंबर का, मतलब कि सेकंड नंबर है उसी का, प्रश्न 5 का, जिसमें दिया है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल रंग का हो जाता है, क्यों? कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे, वो किस प्रकार से होगा कि चूंकि साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, जो साबुन होता है वो प्रकृति में क्षारीय होता है, इसलिए जब हल्दी लगे दाग युक्त कपड़े होने के कारण साबुन लवण के साथ प्रक्रिया करके दाग का रंग बदल देता है और साबुन के कपड़े पर दाग का रंग जो है वो लाल हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न 7, जिसमें दिया है पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना है और प्रक्रिया दी गई है नीचे। तो यहाँ पर हमारा ये जो है प्रोजेक्ट कार्य में आता है, खंड बा के अंतर्गत आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न में पूछा है आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए गए होंगे, अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको माता पिता से पूछकर सूची बनानी है और अपनी वहाँ पर उम्र क्या होगी, मतलब कि किस उम्र में कौन सा टीका लगा, किस रोग से बचाने के लिए, ये लिखना है, ठीक है। फिर वहाँ पर फिर दूसरी बार फिर उम्र लिखेंगे कि किस से किस उम्र के बीच में आपको कौन सा टीका लगा किस रोग से बचने के लिए। अब हम इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। दो दिया है संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो संचरणीय रोग क्या होती है, ये रोग कुछ जैव कर्मकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं और संक्रामक रोग विभिन्न तरीकों जैसे जलवायु, भोजन और रोग वाहकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ये होता है हमारा रोग संचरणीय रोग, ठीक है, संचरणीय रोग कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या हो गया, हमारा अगला प्रश्न है पल्स पोलियो अभियान क्या है। तो पल्स पोलियो अभियान के बारे में बताएंगे। तो पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया, जिसे पल्स पोलियो अभियान कहती है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा कि पल्स पोलियो अभियान क्या है, तो वो बता देंगे आप। फिर क्या है, अगला प्रश्न है पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था। तो यहाँ पर बताएंगे आज के तरीका को और 20 वर्ष पहले की। तो जो आंसर में है, पोलियो का टीका वर्तमान में 15 दिन के अंतर में दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे 1 हफ्ते के अंतर पर दिया जाता था। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। फिर उसी का अगला भी दिया है, क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है, यदि हाँ तो यह किस प्रकार रोग का संचरण करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मक्खियाँ रोगवाहक का कार्य करती हैं या संक्रामक रोग संचरण करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमने जो विज्ञान का वर्कशीट था कक्षा 7वीं का उसको कैसे सॉल्व किया, और इसी प्रकार के और भी वर्कशीट का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।